सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक बंदा जेल में बैठा हुआ है और पूरा पाकिस्तान उसने बंद कर दिया। वहाँ पे कभी किसी कंटेनर को आग लग रही है, कभी पुलिस वालों की दौड़ लग रही है, कभी फौजी अपनी पतलूनें छोड़ के भाग रहे हैं, बांग्लादेश प्रोग्राम चल रहा है। और ये भी मैं बता दूं आपको कि बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। जो हुकूमत के दावे थे कि ये छोटी छोटी टोलियां आएंगी तो फिर पाकिस्तान को पूरा बंद कर दिया। अभी चलेंगे साउथ अफ्रीका। मैडम हमारे साथ। मैडम, जेल में बैठे बंदे की इतनी पावर, इतनी ताकत। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देख ले खान साहब ने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने कहा था कि जब मैं निकलूंगा इस वजारत से तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। और एक दफा शायद आपको याद होगा जब राह चलते हुए किसी सहाफी ने उनसे पूछा कि ये आपको गिरफ्तार कर लेंगे, तो खान साहब ने कहा था मैं फिर तब जेल में जाके और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। खान साहब का इरादा नहीं था मुल्क बंद करने का, उनका तो एहतजाज करने का था। उन्होंने तो मुल्क बंद करना ही नहीं था। ये तो इन्होंने खुद ब खुद करके खान साहब का काम आसान कर दिया। ठीक, ये बंद मैं तो हैरान हूँ जो मैंने कंटेनर्स देखे हैं लगे हुए। मैं सोच नहीं सकती थी पाकिस्तान के पास इतने कंटेनर है। यही कंटेनर अगर गवर्नमेंट बेच दे लोहे के भाव तो पाकिस्तान का कर्जा ना उतर जाए। नहीं, वो तो किराए पे लिए हुए हैं, लोगों के रेंट पे लिए हुए हैं, लोगों के ट्रक खड़े कर दिए हैं, उनका सामान खराब हो रहा है जी अंदर। हाँ जी, ये गवर्नमेंट के ही हैं। अभी खड़े तो किए हुए हैं ना उन्होंने, तो क्या मालक क्या कर सकते हैं? वो ले जा सकते हैं नहीं ना। तो अगर ये गवर्नमेंट उनको बेच भी देगी तो मालक क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं, के चोरों का टोला है ये। तो बात ये है कि जो गवर्नमेंट को पता था कि ये होना है, इसीलिए उन्होंने इतनी नफरी लगाई है, इतने उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं और हर जगह पे खंदकें खोदी, कंटेनर लगाए। क्या कुछ नहीं, झेलम का पुल जो है वो सारा बन गया हुआ, अभी वो दिखा रहे थे। वहां पे हू का आलम है और सारे दफ्तर बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है। और आज उन्होंने ट्रेन भी बंद कर दिया, जो वाहिद ट्रांसपोर्ट का वे था खुला हुआ कहीं आने जाने के लिए। अच्छा, वो भी बंद है। आप यहाँ पे देखें मैं अपने नाजरीन को बताऊं कि कई लोग अपनी जान से चले गए, मरीज जो थे हॉस्पिटल नहीं पहुंच जी जी सके। एक जी बच्ची का बाप वो उसकी एक मैयत लेके खड़ा है। इतना वो जी। दिल सोज वाकया। वो बच्ची को का बेचारी का लाशा उठाया हुआ उसने हाथों में, वो खड़ा। ये जालिम लोग कहाँ भरेंगे? ये जुल्म की इंतहा जो कर रहे हैं, इसका इनको हिसाब देना पड़ेगा। आप फिक्र न करें, यहाँ नहीं देंगे तो अगले जहान में तो देना पड़ेगा ना। अगले तो जहान, बात ये है मैडम कि अगले इनको जहान, हम जितने लोग हैं अगले जहान पे डाल देते हैं। जो अब अजाब पड़ा हुआ अवाम के ऊपर, चलो जो जुलूस में जा रहे हैं वो तो है, दूसरे लोग जो मुतासर हो रहे हैं, किसी की बारात खड़ी है, कोई जी बीमार खड़ा, जी तो अगले जहान में तो वो देखा जाएगा वालदा पहले। फोत हो गई है एक बंदे की वालदा फोत हो गई। वो एम्बुलेंस में था, वो कह रहा था इसको कम से कम मुझे दफनाने का तो तुम लोग टाइम दो कि मैं इसको दफना दूं, मैं सड़कों पे लेके फिरता रहूं। अच्छा। वो बेचारे की माँ फोत हो गई। इसी तरह के बहुत से वाकयात हुए होंगे जो अभी रिपोर्ट नहीं हुए। ये बहुत गलत कर रहे हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज हम लोग भी केप टाउन में उधर इकट्ठे हो रहे हैं इस नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज उठाने के लिए। अच्छा मैडम, ये बताइए कि इमरान खान को तो ये छोड़ेंगे नहीं। आप समझती हैं कि इस दफ़ा भी जो ये धरना दिया जा रहा है, इसे नाकाम करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन लोग अपनी क्रेनें जी लेके आए बिल्कुल। हुए। जी। जी नाकाम करने की कोशिश तो इनकी भरपूर है। वो बयानात ऐसे दे रहे हैं, फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग निकल रहे हैं उनको डिसअपॉइंट करने के लिए कि ये ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है। लेकिन हालात जो है ना इस बारी बहुत मुख्तलिफ हैं। ये जो फाइनल कॉल का कहा गया है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि 24 को आएंगे और 24 को वापस चले जाएंगे। 24 को आने का कहा है खान साहब ने, एहतजाज करने जाने का। का। आप देखें 25, 26, 27, 28 कितने दिन लगते हैं, क्योंकि इन्होंने बंद किए हुए। अगर ये सवाबी पे ही वहां पे ही बैठ जाते हैं और इन्होंने सारी पंजाब से नफरी और पुलिस और दूसरे शहरों से भी और सूबों से बुला के वहां सवाबी में खड़ी कर दी है, तो आप देखें कि वो लोग भी तो 4-5 दिनों में थक जाएंगे कि नहीं वहां। क्योंकि अगर सवाबी से ये आगे नहीं आते, इस्लामाबाद की तरफ नहीं आते,
तो फिर वो वहां पे कंटेनर हर चीज वहीं पे ही खड़ी रहेगी। ये पीटीआई वाले भी उधर ही धरना दे के बैठे रहेंगे। तो हालात जो है ना इस बार थोड़ी मुझे बहुत ना अच्छा, खतरनाक किस्म के लग बेलारूस रहे हैं, का वफद क्योंकि आ कुछ रहा ना है, कुछ होगा। बेलारूस का वफद आ रहा है हम्म और कंटेनरों पे सब्ज कपड़े हम्म डाले हुए हैं लोगों ने सोशल मीडिया पे नहीं, उनको। बेलारूस का तो नाम ही हमने कुछ अर्सा पहले ही सुना है। बेलारूस हमें क्या दे सकता है, या हम उसे क्या दे सकते हैं? ये तो एक बहाना सा ही है, ऐसे ही आप कह सकते हैं। और इसका मुझे नहीं कोई इसका लेकिन देखें, एहतजाज उन्होंने करना, बेलारूस का आए या कोई भी वफद आए, वो अपना आए काम करे चला जाए। उसको तो इदारों को तो नहीं छेड़ा है। अच्छा, मैं ये तो अपने खुद ही है, आग लगा रहे हैं, खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं और सारा दाम पीटीआई के ऊपर लगा रहे हैं। अच्छा, ये खबर एक चल रही है कि फौज ने अपने लोगों पे गोली वगैरह चलाने से इनकार कर दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है ये भी खबर खुद ही ये चलवाते हैं। जब तक ये जी जाबर हुक्मरान है, ना तो आपकी पुलिस अवाम के साथ है, दिल दिल से होगी, मगर उनको अपनी नौकरी की फिक्र है ना, मुसीबत तो ये है। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल ना बिल्कुल। फौज है। हर इदारे को अच्छा। हर इदारे को इस वक्त फिक्र है, अपनी जॉब की फिक्र है। और उनको अब बहुत सारे फिगर एंड फैक्ट्स होते हैं। इतना जुल्म और सितम ये जो कर रहे हैं इदारों वाले, ये भी बस क्या कहें। अब देखें ये होता क्या 3-4 दिन तो अच्छा, बड़े ही एक एक्साइटेड है। कल भी बताया था हमने कि पाकिस्तान के कुछ इलाका जात है जहाँ पे मजहबी तौर पे एक ऐसा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, 100 से ज़्यादा लोग जान से जा चुके हैं, लेकिन हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। बॉर्डर पे भी इस वक्त आए दिन फौजियों जी के बारे में आपको इतला मिलती है कि इतने फौजी वो फड़का के चले गए, क्योंकि समझ से बाहर है। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान जा तो गलत रास्ते पे रहा है, लेकिन इसको अभी तक ठीक रास्ते पर लाने के लिए ना फौज कोशिश कर रही है। इमरान खान चला जी मुल्क तो बंद कर देगा, लेकिन पाकिस्तान के हालात तो ठीक नहीं होते नजर आ रहे। जी, क्योंकि इन इदारों का मकसद पाकिस्तान को ठीक करना नहीं है। इनका मकसद सिर्फ अपना मफाद है। बस ये मेन मकसद है इनका। अच्छा, बस अगर ठीक करना होता तो पाकिस्तान ठीक ना हो चुका होता। कई लोग ये कह रहे हैं कि फ़ौज का अदारा ख़त्म करना चाहिए, इनके तमाम जो कारोबार है वो गवर्नमेंट अपनी तवील में ले, और जो सरहद पर है उसको कोई और नाम दे के कोई सिक्योरिटी का या ऐसी फोर्स का। लेकिन ये होगा नहीं, बयानात देने से तो ये सारा कुछ नहीं चलता। अच्छा, ये फ़ौज जाने वाली नहीं है, ये तो पता है, क्योंकि इनको अब आदत पड़ चुकी है। और मैंने एक आज वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, एक फ़ौजी बेचारा वो पता नहीं टोनो होके रात को निकला हुआ था। तो लोग मजाक उड़ाते हैं, हमारे जो फ़ौज के जवान हैं उन्हें भी होश के नाखन लेने चाहिए, अपनी आवाम पे गोली नहीं चलानी चाहिए, पुलिस को भी आवाम का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप साथ आज ये नहीं देंगे। महजब ये ऐसे जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये महजब माशरों में होता है कि जहाँ पे सिक्योरिटी वाले फोर्सेस और जो फौज है वो कहती है कि हम आवाम की खिदमत के लिए और इनकी हिफाजत के लिए। ये महजब माशरों में होता है। हमारे माशरे में पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे तो उनको हुक्म दिया जाता है कि इनको पकड़ें, इनको बंद करें, इनको अरेस्ट करें, इनको सीधे फायर मारें। ये हमारे माशरे में ऐसे अच्छा, देखने ये में आता बात है। से मुझे एक बात याद आ गई, जर्मनी की कोई 30-40 साल पुरानी एक रोड है, वहाँ पे पहले स्पीड ज़्यादा थी, फिर एकदम कम हो गई। मैंने पहले ही वाकया सुना तो मैंने पता किया क्या हुआ यहाँ पे। वो कहते एक बच्ची हादसे का शिकार होगी और फौरी तौर पर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, और वहाँ पे अगर 50 स्पीड थी तो 20 कर दी गई। जिन लोगों की कदर कीमत होती है वहाँ पे इस तरह के मामलात होते हैं, हमारी तरह नहीं होता। एक और चीज़ बताइए कि पुलिस में बेहिसी इतनी क्यों आ गई है, वो तो दरिंदे बने हुए हैं। इन्होंने शुरू से पंजाब पुलिस को ना ऐसे ट्रेंड किया है। बात वही आ जाती है कि इखलाकियात पे जब इनको ट्रेनिंग दी जाती है ना, जब ये पॉइंट होते हैं ट्रेनिंग दी जाती है, तो इनको साथ में इखलाकियात के भी लेक्चर देने चाहिए कि भाई आप आवाम की खिदमत के लिए जा रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए जा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं। यहाँ तो वो जो भी ओहदा मिलता वो गुंडा राज हो जाता। पंजाब को तो हमेशा इन्होंने पुलिस को गुंडों के तौर पे इस्तेमाल किया, उसको कभी पुलिस नहीं रहने दिया। वो हमेशा से ही ऐसे करती आई है। ये शोबा शुरू से ही ऐसा
सिर्फ फर्क इतना है कि अभी सोशल मीडिया के जरिए हमें सब कुछ दिखाई दे देता है, सिर्फ ये बात है। पहले नहीं था पता चलता, अब पता चल जाता। अच्छा, ये शुरू से ऐसे ही है। मैं वीडियो देख रहा था, 2 ख़वातीन थी मेरे पास है, वो सोशल मीडिया से मैंने ली। पुलिस वाले, एक मर्द ने, शायद एसएचओ है या क्या है, उसने उनके ऊपर तशद्दुद किया और उनको नंगी गालियां दी। मैं हैरान हूँ कि वो बच्चों के साथ ख़वातीन थी। ये जानवरों का जो पुलिस वाला टोला यहाँ पे आया हुआ है, हुक्मरानों से भी बदतर है, हुक्मरान इनसे बदतर है। और आखिर पे जी आप क्या कहना चाहेंगी? कोई मैसेज दे दे देखने वाले को, थोड़ी देर में ये मैं प्रोग्राम अपलोड जी हो रहा है। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारा सिस्टम जो है ना, इस वक्त एक तरफ खड़ा है अवाम के ऊपर जुल्म और सितम करने के लिए। तो पाकिस्तान का जो स्पेशली जो पंजाब का एरिया है ना, मैं चाहती हूँ कि वहां से लोग निकले। उसकी वजह ये है कि पंजाब जो है उसको कितने रास्तों से बंद कर दिया है। अगर पंजाब के लोग पंजाब के अंदर ही पुरअमन होके निकलेंगे तो ये जो पुलिस वाले हैं इनको भागने का मौका नहीं मिलेगा। और कहीं पे भी कुछ ऐसा होगा तो इकट्ठे होके ये पुलिस वालों के का मुकाबला भी कर सकते हैं। जैसे कि कई इलाकों में ये देखने में भी आया कि वहां पर पुलिस ने तशद्दुद किया तो उन्होंने उसके एसएचओ को ही अरेस्ट नहीं यरगमाल करके कर लिया और उन्होंने कहा था हमारे बंदों को छोड़ेंगे तो हम आपके एसएचओ को छोड़ेंगे। तो फिर उन्होंने ऐसा करना पड़ा, उन्होंने छोड़े उनके बंदे और फिर एसएचओ भी छूटा। तो अवाम को थोड़ी सी ना दिलेरी की इस वक्त जरूरत है। हिकमत अमली से चलना चाहिए। जी पंजाब के लोग अगर घरों में हैं वो नहीं निकले अभी तक, वर्कर जो है वो निकले हैं, जो आम लोग नहीं निकले। एक बहुत बेहतरीन मौका है पंजाब के लोगों के लिए कि अगर वो वाकई में आज़ादी चाहते हैं, अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, तो उनको अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। एक अच्छा मौका है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं बाहर। अगर पंजाब से निकल आएंगे तो फिर बाजी इन्हीं के हाथ में है, सिर्फ 2 कदम की दूरी पे कामयाबी है। बहुत शुक्रिया। नहीं, हमारी फौज, हमारे बच्चे हैं, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, उन्हें भी सोचना चाहिए इस मुल्क के बारे में। ये चंद लोग जो अपनी याशी की खातिर जहाज़ लेके कभी कहीं फिरते हैं, कभी कहीं फिरते हैं, इन्होंने 24 करोड़ अवाम को ऐसी जगह फेंक दिया है जिसे आप कचरा भी कह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नदीम पाकिस्तान चलेंगे, एक एफआईआर काटी गई, उस पर बातचीत करेंगे। और लेकिन सबसे पहले ताज़ा सूरत हाल अपने ब्यूरो चीफ हमारे जो है उनसे पूछेंगे। जनाब, लाहौर बंद, इस्लामाबाद बंद, तमाम शहर बंद कर दिए कि इससे क्या मैसेज आ रहा है गवर्नमेंट को, मौजूदा को? इससे मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो ये मैसेज दे रही है कि वो इस एहतजाज की कॉल से बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा जो है वो इसके खौफ का शिकार है। जो उसकी वजह से ये जो मामला 24:30 तारीख की कॉल दी गई थी पीटीआई की जो है लीडर है इमरान खान उनकी तरफ से, लेकिन कई ऐसे वाकया रूनुमा हुए हैं जिसके बाद हुकूमत जो है अब थोड़ी देर पहले जो है लिटन रोड जैन मंदिर के करीब एक रैली आ रही थी पीटीआई की क़यादत के अंदर, नदीम अब्बास जो है उसकी क़यादत कर रहे थे, तो उसको भी वहां पर जन मंदिर के पास रोका गया। वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद वो जो रैली थी वो कुछ लोग भागे हैं, उसमें से कुछ 7-8 अफराद गिरफ्तार हो गए। इसी तरह बत्ती चौक जहां पर कॉल दी गई थी 1 बजे लाहौर के तमाम वर्कर्स जो है वो बत्ती चौक में इकट्ठे होंगे, वहां पर जो पार्क है वहां से तकरीबन कोई 25 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पुलिस ने ये बताया है कि मास्क, नमक और एंड के बराबर की गई है। तो थोड़ी देर पहले उस्मा बुखारी जो है उन्होंने वो विजिट किया था यहाँ पर बिलारे पाकिस्तान और इनके इलाकों में, तो जब उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि सड़कें सारी देख रहे लोग चल फिर रहे हैं। 1 बजे की कॉल थी, अब 2:45 2:45 का वक्त हो चुका है और अभी तक कोई भी घर से नहीं निकला। हम घरों से तो नहीं लेके आ सकते, तो हमने भी उनको ये कहा कि अगर आपने तमाम रास्ते खोले होते या तमाम रास्तों को क्लियर किया होता तो शायद कोई लोग निकलते, लेकिन जब आपने इतना ज्यादा सारी तरफ कॉर्डन ऑफ किया हुआ है तो लोग कैसे वहां से निकलेंगे। तो उन्होंने आकर से ये जवाब दिया कि जिस तरह पीटीआई के जो वर्कर्स हैं इन्होंने
पहले नुकसान पहुंचाया था, कोर कमांडर हाउस को नुकसान पहुंचाया, जिन्ना हाउस को नुकसान पहुंचाया, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, आग लगाई, तो अब हम इनके ऊपर किसी भी किस्म का एतबार या यकीन नहीं कर सकते। हमने सारे इंतजाम लोगों की हिफाजत के लिए किए हैं। तो ये मौक़िफ़ था जो गवर्नमेंट की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी है। सर ये बताइए, हम जो सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां-दवां है। कई जगह पे तो ऐसे नज़ारे हैं कि लोग कश्तियों पे दरिया क्रॉस कर रहे हैं। कई जगह पे क्रेनें जो हैं वो कंटेनर हटा रही हैं। और उसके बाद हुकूमत के ये दावे कि हम लोग निकले नहीं। एक अजीब-सा सवाल नहीं है? ये जवाब है। जी, बिल्कुल, ये जो ज़िक्र आप कर रहे हैं कि लोग कश्तियों पर सवार हो रहे हैं, ये लाहौर का जो दरिया रावी है उसके पास जो है ये सारा वाक़या है कि वहाँ पर बिल्कुल भी आप सुबह से जो वाक़यात थे इनकी कॉल के बाद, तो उसके बाद ये सामने बात आई थी कि रास्ते बिल्कुल पैदल चलने का भी रास्ता बंद कर दिया गया, जिसके बाद फिर जो लोग हैं वो कश्ती में 1000 रुपया जो है वो कश्ती वाले ले रहे थे और मोटरसाइकिल को उसके ऊपर रखकर तो वो दूसरी तरफ पार लेके जा रहे थे। लेकिन लोग इस बात को नहीं देख सके, जहाँ पर हर 1-1.5 किलोमीटर के बाद जीटी रोड के ऊपर कंटेनर लगा के खड़े कर दिए गए हैं कि ताकि लोग बिल्कुल भी किसी जगह से क्रॉस करके आगे से आगे ना पहुंच सके। तो बहरहाल ये जो सिचुएशन है, जैसे कुछ लोग थे जो कराची में है, वहां से काफिले की शक्ल में निकले थे, कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग आगे पहुंच चुके हैं। और ये भी बात देखने में आई है कि किसी जगह पर कंटेनर जो रैली थी वो इस्लामाबाद की तरफ गांव पहुंच चुकी है। तो कोशिश तो यही है कि जो पीटीआई की जो कॉल, जो लीडर की कॉल पे जो लोग हैं, जहां पर उनको मौका मिलता है स्ट्रेंथ के साथ निकलने का, वो जरूर निकलते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन लाहौर के अंदर वो बात अभी तक सामने देखने में नहीं आई, क्योंकि पहले शेड्यूल ये था कि तमाम लोग जो है वो कॉल पर इस्लामाबाद डी चौक में पहुंचेंगे। लेकिन उसके बाद हमें ये पता लगा कि जो बानी पीटीआई है, जो उनकी अहलिया बुशरा बीबी है, वो इस रैली की क़यादत, इस एहतजाज की क़यादत नहीं कर रही, बवजह कि उनको तबीयत नासाज है। उसके बाद ये प्रोग्राम बना कि जो लाहौर की क़यादत है वो सारी पत्ती चौक पर इकट्ठी होगी दोपहर 1 बजे और वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी और उसके बाद फिर वहां से वो चले जाएंगे। तो अभी तक जितने भी लोग थे उसके अंदर हद तक जो हम कह सकते हैं कि तकरीबन 150 या 200 के करीब अफराद हैं जो पूरे लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर इकट्ठे हुए थे, जिनको पुलिस ने अभी तक पकड़ा है। बाकी अभी तक पुलिस की बेइंतहा जो है, आप ये कह सकते हैं कि सैकड़ों अफराद जो है वो पत्ती चौक पर, मीनार पाकिस्तान, लिबर्टी, गुलबर्ग और मेन इलाकों पे मौजूद है। अच्छा सर, कल एक खबर हमने दी थी, जो अहमदिया मस्जिद है उसके हवाले से एक एफआईआर सामने आई है। क्या एफआईआर है जनाब, जरा ये भी बताइए। जी, कल जो वाक़या हुआ था, वो जो जुम्मे वाले दिन वाक़या हुआ था थाना मोतरा के अंदर, तो वहाँ पर जो मुतलका इंस्पेक्टर साहब थे, वो उन्होंने जब उनसे हमारी बात हुई तो पहले तो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी हम मेरिट के ऊपर बात करेंगे, जो कादियानियों का नुकसान पहुंचा है वो अगर दरख्वास्त देते हैं तो हम उनके मतलब भी जो कानून के मुताबिक दफात वो भी लगेगी और जो दूसरे अफराद है उनकी भी लगेगी। लेकिन फिर रात के हमें ये बात मालूम हुई कि उन्होंने ये जो टीएलपी की क़यादत है, जो उनके अफराद आए थे, तो उनके कहने के ऊपर जो है वो थाना मोहतरा में 20-83/24 की जो तारिक महमूद वल्द मोहम्मद शफीक साहब है, उनकी मजीयत में उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज कर दी है 324, 148, 149। उसमें जो है उन्होंने ये बात बताई है कि इनके अफराद मुसल्लह पिस्टल के साथ और उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और जो भी है उसके अंदर नामजद 10 अफराद नामजद है और तकरीबन कोई 10 से 12 अफराद वो है जो नामनुम अफराद है। तो टोटल 20 के करीब अफराद है जिनके ऊपर ये एफआईआर की गई है। तो एफआईआर पढ़ने के बाद तो यही नजर आता है कि इनको किसी चीज का इल्म नहीं है, क्योंकि जिस बंदे का भी नाम लिखा है उसकी आगे वल्दियत इनको मालूम नहीं है, ना इनको ये पता कि वो कौन लोग है। इन लोगों ने वहां पर लोकल तौर पर जो लोग रहते थे उनके साथ मिल के पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला और पुलिस ने जो है इनके ऊपर जो है वो ये एफआईआर दे दी है। कोई गिरफ्तारी अमल में आई? सिर्फ 2 अफराद को ये पता लगा था कि पुलिस की वो हिरासत में है, बाकी कोई अफराद जो है वो अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। लेकिन जो नुकसान अहमदियों का हुआ उस पर भी कोई एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई? नहीं, जब उनके वहां पर जो सराय है
कादियानी जमात के जो अफराद है, जब हमारी उनके साथ बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम उसी दिन रात को, जिस दिन ये वाकया पेश आया था, जुमे वाले दिन रात के वक्त एक दरखास्त लेकर वहां पर गए थे। लेकिन उस वक्त ये पार्टी जो है रात को 12:30-1 बजे तक थाने में बैठी हुई थी। लेकिन उस वक्त पुलिस वालों ने कहा कि अभी इस वक्त अंदर जो है वो 25 से 30-40 मौलवी बैठे हुए हैं, आप अपनी दरखास्त लेके चले जाए, आप सुबह आ जाए। लेकिन पुलिस ने वही अपने रवायती हीले बहाने करके इनको टालते रहे हैं और उनकी बात मान के उन्होंने इनके जो बंदे दरखास्त लेके आए थे उनका भी नाम बीच में दर्ज करके उनके ऊपर भी FIR दे दी है। तो ये जो कादियानी जमात के अफराद है, इनके किसी भी अफराद की जो इनका नुकसान हुआ है, जो इनकी मोटरसाइकिल्स को, गाड़ियों को बाहर नुकसान पहुंचा है, जो शीशे तोड़े गए हैं या जो दरवाजे को नुकसान पहुंचा है, उसके अगेंस्ट किसी भी वर्कर के खिलाफ अभी तक पुलिस ने कोई दरखास्त के ऊपर कार्रवाई नहीं की। सर, किसी की प्रॉपर्टी पे कोई हमला करता है तो अपने दफा में कुछ ना कुछ तो करते ही है, तो फिर किस चीज की FIR दर्ज होगी? बदकिस्मती से यही कानून जो है पाकिस्तान में है कि एक आप किसी का नुकसान करेंगे और दूसरा उसी को आप मुलज़िम ठहराएंगे। जो बात वहां पर लोकल जराये से और जो वीडियोस के बाद हमें वहां पर जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक ये था कि ये जो तकरीबन 100-125 के करीब जो पहले अफराद आए हैं, इन्होंने पत्थरों के साथ कादियानियों की इबादतगाह के ऊपर पथराव किया बाकायदा। उनकी गाड़ियां जो बाहर खड़ी थी उनको लोहे के राड और आहनी चीजों से उनको तोड़ा गया, उनका नुकसान पहुंचाया गया। उनकी जो ये इबादतगाह थी उसको उन्होंने शीशे तोड़ दिए, उसके दरवाजे को नुकसान पहुंचाया। इसके अगेंस्ट में जो अंदर कादियानी अफराद थे, फिर उन्होंने छत के ऊपर चढ़ के इनके ऊपर पथराव किया अपने डिफेंस के अंदर। अगर पहले ये हमला ना करते, अगर वो पहले कादियानी अफराद हमला करते तो फिर बात और थी। लेकिन बहरहाल इन्होंने जब उनके जुमे के वक्त और जुमे की नमाज का वक्त था, उस वक्त इन्होंने जब हमला किया तो उसके डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए कि हमारी जो ये इबादतगाह है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो तब उन्होंने ऊपर से पथराव किया, जिसकी वजह से 2 अफराद जो थे वो जख्मी हो गए थे, जिसमें से एक जो इनके कारकुन थे उनके सर पे पत्थर लगा था, वो ज्यादा शदीद जख्मी थे, दूसरे के बाजू और कंधे पे लगा था। लेकिन उन्होंने जो भी वाकयात हमें जो वहां से रिपोर्टली मालूमात मिली है या पुलिस के जराये से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि इन लोगों ने सबसे पहले उनकी इबादतगाह के ऊपर हमला किया है, उसके डिफेंस में बाद जो उन्होंने इसके ऊपर पथराव किया और उसके बाद इन्होंने ट्रैक्टर के जरिए उनकी जो इबादतगाह है उसकी दीवार को भी तोड़ने की कोशिश की है, उसके साथ टकराने की कोशिश की है, क्योंकि ये वो वाकयात है जो पुलिस के आने से पहले हो चुके थे। लेकिन जब पुलिस आई है तो जो हमें दिखाया गया है, जो हमने फुटेज में देखा है कि पुलिस इनको रोक रही है, लेकिन अगर पुलिस चाहती तो इनके ऊपर लाठीचार्ज करती या हवाई फायरिंग करती, लेकिन पुलिस ने इनके साथ नरम हाथ रखकर एक सलूक करके इनको मौका दिया है। अगर पुलिस प्रॉपर तरीके से वहां पर एक इकदाम करती तो ये सारे लोग डिस्पर्स हो जाते, लेकिन पुलिस ने अपना जो किरदार है वो मुनासिब तरीके से अदा नहीं किया। सर, ये बताइए कि इमरान खान जेल में बैठा ज्यादा ताकतवर हो गया पहले से? जी, अभी तक जो बातें सामने आई है जब से इमरान खान साहब अंदर हैं, कभी ये कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनका राब्ता हो गया है, कभी ये कहा जाता है कि वो उनकी डील हो चुकी है, वो बाहर आ जाएंगे, कभी ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो उनको बचा लेगा, या जो अमेरिका जो है जो उनकी गवर्नमेंट जो जनवरी में उनकी गवर्नमेंट होगी वो भी इनको बचा लेगी। तो इन सारे मामला के बाद जब वकला जाके मिलते हैं तो इमरान खान साहब का जो मोराल है वो पहले से बहुत ज्यादा हाई है। जो हमें जराये के इत्तलात के मुताबिक इंफॉर्मेशन मिली है कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि मुझे किसी किस्म की रियायत या किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो कॉल दी गई है इससे यही साबित होता है कि एक शख्स जेल के अंदर बैठ के एक कॉल देता है, जिससे हुकूमत पाकिस्तान को इतनी मुश्किल पड़ जाती है कि आप देख लें कि कल से उन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया है। आज एक रिपोर्टरली 2 वाकयात और हुए हैं, वो आपको बताता चलूं कि लाहौर के अंदर एक खातून थी जिसको मेयो हॉस्पिटल लाया गया था, 2 दिन से वो मेयो हॉस्पिटल में जेर इलाज थी, उसकी आज सुबह जो है वफात हो गई। और उन लोगों ने उसकी डेड बॉडी को लेकर जब गुजरांवाला जाने के लिए निकले एम्बुलेंस के अंदर, वो एम्बुलेंस के अंदर थे और वहां पर जब वो पहुंचे और बल्कि उन्होंने वहां पे खड़े हुए मुतल्लिका DSP को दिखाया कि ये देखें ये खातून है और उसकी वफात हो गई है, और उसका शनाख्ती कार्ड भी दिखाया, एड्रेस भी दिखाया कि हमें गुजरांवाला डेड बॉडी लेके जानी है, आप हमें जाने दें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप जो मर्जी कर ले, गाड़ी साइड पे खड़ी कर दे, हम आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकते जब तक हमें पीछे से ऑर्डर नहीं आएगा। तो उन्होंने ये पूछा कि भाई आपको कब ऑर्डर आएगा, उन्होंने कहा जी ये
पीर वाले दिन 12 बजे तक जो है ये रास्ता नहीं खुलेगा। पीर वाले दिन 12 बजे तक रास्ता खुलेगा, तब तक आप यहीं पे गाड़ी खड़ी कर लें या पीछे होकर खड़े हो जाए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इतना खौफ इन लोगों के अंदर पाया जा रहा है। मोटरवेज को बंद कर दिया है, बसेस को बंद कर दिया है, जो मेन अड्डे हैं जो ट्रांसपोर्ट की उनको बंद कर दिया है। जो मेन ट्रक वाले हैं, उन ट्रक वाले जो बेचारे हैं, जब हमारी उनसे बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि हमारे ट्रक यहाँ पर गाड़ियां और ट्राले खड़े करके हमारी गाड़ी के कागजात, हमारे शनाख्ती कार्ड और हमसे जो जेब में कैश था को 10,000 को 20,000 वो भी हमारे पास रख लिया है और हम थानों के बाहर बैठे हुए हैं कि हमारी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। वो कहते हैं जब तक ये सारा प्रोग्राम खत्म नहीं होता हम आपको चाबी और चीजें नहीं दे सकते। ये पूरा मुल्क इस वक्त जो है इस गवर्नमेंट ने एक आवाज के ऊपर होल्ड कर ली है। तो इससे तो ये बात जाहिर होती है कि इमरान खान साहब जो जेल के अंदर बैठे हैं वो एक पावर रखते हैं, वो एक रोब रखते हैं, उनकी एक आवाज के ऊपर ये सब कुछ रोक दिया। हालांकि अगर ये करना चाहते तो ये कह सकते थे कि आपने एहतजाज करना है, आप एहतजाज के लिए निकले। हाँ, अगर कोई शख्स वहां पर कोई तोड़ फोड़ करता है या कोई आपको इमलाक को या आपको नुकसान पहुंचाता है, फिर आप अपनी फोर्स के साथ उसके ऊपर जो है वो उसको रोकें। लेकिन ये इतने बावजूद इंतजामिया के और पावरफुल होने के हर चीज इनके पास मौजूद है, फिर भी इन्होंने सारे जो रास्ते हैं, शहर है, सबको बंद कर दिया है। जीटी रोड को बिल्कुल बंद कर दिया है। शादी वाले अफराद जो है पता लगा जिनको हफ्ते वाले दिन, हफ्ते और इतवार को ज्यादातर शादी की बुकिंग होती है, बारात वगैरह कोई आता है, लाहौर से बाहर कुछ जाता है, उनको बड़ी परेशानी का सामना है। किसी की फ्लाइट थी इंटरनेशनल, उनको एक रोड पर रोक लिया गया, वो बड़े परेशानी के हालत में थे कि हम पैदल भी क्रॉस नहीं कर सकते। चले उन्होंने कहा आप गाड़ी छोड़ दें, हमें पैदल क्रॉस करने दें, हम तो लाहौर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि ये कॉल दी गई थी कि तमाम अफराद इस्लामाबाद की तरफ जाए, तो वो इस्लामाबाद की तरफ भी नहीं जा रहे, बल्कि वो तो जेलम से या यहाँ से गुजरांवाला से निकल के लाहौर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, उनको भी नहीं पैदल जाने दिया गया। इससे बड़ी और इनके लिए क्या अलमिया होगा कि इनके अंदर हुकूमत के अंदर एक बहुत बड़ा खौफ पाया जाता है इमरान खान के नाम से। चलें, बहुत शुक्रिया सर। नहीं, जैली हुकूमत, जैली हुक्मरान याशी पट्टे, इनके जो याशी के सामान है वो तो आपके सामने आते रहते। उज़मा है, इसको भी ये भी शौकीन है बड़ी। इसी तरह मरियम वो जर्नैलों को खुश करती करती मुल्क को दाव पे लगाया हुआ है। बाप है, वो जहाँ भी जाते हैं ना इज्जत ना कदर किसी की भी। तो जब ज़िल्लत और रसवाई की आदत बढ़ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, किसी की मैयत रोक लो। पुलिस वाले जो है वो भी आप सबके इल्म में है कि वो मुर्दा है। एक मैं वाक़या सुना दूँ। एक बस में कोई सफ़र कर रहा था तो वो उसने कहा जी कितनी सवारियाँ हैं, ड्राइवर ने कंडक्टर से पूछा तो उसने कहा 60 सवारियाँ 2 मुर्दे हैं साथ। तो एक बंदा बैठा हुआ था, वो देखने लगा कि बस में मुर्दे तो नज़र नहीं आ रहे। तो उसने कंडक्टर को बुलाया तो उसने कहा किधर है मुर्दे, छत पे रखे हुए? कहता है वो 2 पीछे पुलिस वाले बैठे हुए हैं। तो ये इनकी हालत है कि मतलब ये कि इन्होंने किराया नहीं दिया, मुर्दे ये है। अब इसमें जितनी बात की जाए कम है। चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहे हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इंग्लैंड के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा जनाब हम जंग के लिए हैं तैयार। रशिया ने यूक्रेन पे हमलों में जो तेज़ी आपने देखा कि अख्तियार की है, और जर्मनी में भी कुछ इस तरह की खबरें मिल रही हैं। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, क्या चल रहा है, ताज़ा सूरत हाल ज़रा बताएं हमारे देखने वालों। देखिए, जो मिसाइल इन्होंने फेंके थे रशिया ने रूस की तरफ, यूक्रेन ने जी, उसके बाद से जंग में एक तेजी पैदा हो गई थी। इसके जवाब में रूस ने अभी तक तो सिर्फ 6 नॉर्मल जो 7 क्रूज मिसाइल और एक उसने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो फेंका है अपने यूक्रेन के अंदर, जिससे जो है ज्यादा खलबली मची हुई है। और उस मिसाइल को, जो हाइपरसोनिक मिसाइल था, उसको यूक्रेन की फौज या जो वहां पर नेटो की फोर्सेस मदद कर रही हैं, वो उस मिसाइल को नहीं रोक सकी और उसने काफी तबाही मचाई है। जो तबाही मची है उसकी डिटेल अभी बाहर नहीं आ रही, लेकिन रूस ने ये कह दिया कि मैं ऐसे मिसाइल और भी रखता हूं और मैं उनको इस्तेमाल करूंगा, उसके लिए तैयार हूं। बात असल में बिगड़ी थी जब कोरिया से 10,000 फौजी रूस की मदद के लिए वहां आए थे, जिसको अमेरिका ने पसंद नहीं किया।
और उसको बेस बना के अमेरिका ने इजाजत दी यूक्रेन को कि आप मिडिल रेंज मिसाइल से हैं उनसे हमला कर सकते हैं रूस के ऊपर, और इन्होंने कर भी दिया। और जिसका रिजल्ट ये निकला कि अब रूस जो है वो पहले से तैयार बैठा था, अब अभी उसने एक मिसाइल ही है फेंका है और पूरे यूक्रेन में एक जिसे कहते हैं हलचल सी मच गई है, और यूरोपियन ममालिक में भी। लेकिन यूक्रेन के लोग जो हैं वो वहां से हिजरत करने लग पड़े हैं, और जो बताया जा रहा है वो ज्यादा कि बेलारूस की तरफ लोग जो हैं वो हिजरत करने के मूड में है, मतलब शुरू हो गई हिजरत। उसकी तस्वीर भी टीवी में दिखाई है इन्होंने कि भाई लोग डर गए हैं कि ये वाकई अब जंग सर पर आ गई है। तो जाहिर है कि जब ऐसे हालात हों तो चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो अमरीका जर्मनी हो, सब यूरोप के नेटो ममालिक जो हैं वो अपनी जगह अलर्ट हो जाएंगे कि भाई अब रशिया किसी तरफ किसी वक्त भी हमला कर सकता है, क्योंकि जो वो कह देता है वो कर भी देता है। और उसने ये कहा हुआ है कि जिसके मुल्क का बना हुआ असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, हम उसके ऊपर जो है उसको जंग का हिस्सा तस्वर करेंगे। इसलिए हर तरफ अब हलचल सी एक मची हुई है। नेटो फोर्सेस और उनके दरमियान भी, यूक्रेन की फौज के दरमियान भी एक कल लंबी मुलाकात हुई है, और जबकि उसका इजलास जारी था यूक्रेन की पार्लियामेंट का, उसको मनसूख कर दिया गया और यूक्रेन के साथ इनके साथ नेटो के साथ उन्होंने मुलाकात करके तो बात फैसले किए जो अभी तफसील तो सामने नहीं आई। लेकिन बाजार यही नजर आ रहा है कि भाई अगर यूक्रेन ने 2-4 मिसाइल और फेंक दिए तो फिर एक जंग की सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाएगी। हाँ साहब, इंग्लैंड के ऊपर आप समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा हमला हो सकता है? यहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी ये पता चल चुका है कि अनकरीब हम भी मैदान जंग में उतरने वाले हैं, और इसी तरह बर्लिन पे भी हमारे पास इतला है कि इस तरह के मिसाइल फेंकने का रूस का प्रोग्राम बन रहा है। देखें, जब जंग शुरू हो जाती है तो फिर ये समझना कि हम महफूज हैं या हमारी तरफ वो नहीं आएगा। रूस जो है वो सबको अपना एक मुश्तरका दुश्मन तस्वर करता है, खाली अमेरिका को नहीं करता, बल्कि जो भी नेटो के अंदर ममालिक हैं उन सबको वो अपना दुश्मन तस्वर करता है। और इस लिहाज से अगर जंग छिड़ी तो नेटो ममालिक में से कोई भी जो है वो महफूज नहीं रहेगा। या आप ये समझते हो कि भाई 2-4 को रूस अपने लपेट में ले लेगा और बाकी को छोड़ देगा, ऐसी बात नहीं है। जब एक तरफ हमला होगा तो फिर रूस का जितने भी नेटो ममालिक हैं उनके साथ उसकी जंग शुरू होगी। अच्छा, यूरोपियन यूनियन में कुछ इख्तलाफात की इतला मिल रही है, ये बताइए कि क्या वजह इख्तलाफात की? कुछ ममालिक जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। देखिए, यूरोपीय यूनियन जो नई यूरोपीय यूनियन बनी है, जो पिछले इंतखाबात हुए थे उनमें ऐसे मतलब मेंबरशिप ज्यादा है उन ममालिक से, उन सियासी पार्टियों की जो जंग नहीं चाहते या जो अमेरिका को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वहां पर इख्लाफ आया है। और वो इख्लाफ है हमेशा हो रहता है, पहले भी था, अब भी रहेगा। बहरहाल जब हर तरफ से हर किस्म के लोग पार्लियामेंट में पहुंचेंगे इतने सारे मुस्ताहिद ममालिक के साथ, तो जाहिर है वहां पर कुछ एक ज्यादा सोच रखने वाले भी होंगे। हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, इस लिहाज से वहां भी जो ग्रुप्स हैं उनमें हमेशा इख्तिलाफ रहता है। लेकिन फैसला जो है वो बहरहाल अभी तक उन्हीं लोगों के हाथ में है, ये कुव्वत अक्सरियत तो वही लोग फैसला कर सकेंगे जो कि अमेरिका के साथ है। खान साहब, रूस में भी ये चीजें इस वक्त सामने आ रही है कि हो सकता है नेटो ममालिक जो है वो कोई एटमी हमला कर दे पहले। आप देख रहे हैं कोई इस तरह के हालात आने वाले दिनों में? देखिए, एटमी हमला तो उस सूरत में ही होगा जब बाकायदा जंग शुरू हो जाए, तो फिर कोई भाई नहीं कि भाई, वैसे नजर ये आता है बज़ाहिर कि शायद एटमी असले के अंदर अमेरिका या यूरोपीय यूनियन जो है वो पहल ना करे। उसको ये इंतजार करेंगे कि पहले वो रूस हमला करे। अच्छा, इसराइल और ईरान के तल्लुकात भी काफी गड़बड़ हो गई है, कुछ है आपके पास उसकी इतला भी? देखिए, दोनों तो एक दूसरे के मुखालिफ मुल्क हैं, और उस मामले में अमेरिका भी पूरा तरह इसराइल का साथ देता है। ऐसी खबरें तो आ रही हैं कि भाई उनकी तरफ, ईरान की तरफ निगाह ज्यादा है इसराइल के, और वो चाहते ये है कि भाई हमास के जो रहनुमा
वहां पर मौजूद है कतर के अंदर, वो जो है कतर को छोड़ें। और उसमें कतर वाले जो है अभी तक उनको कह तो दिया उन्होंने, कतर वालों ने, कि आप हमारा मुल्क कैसे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं है, ना उनको निकाला है। उस वजह से वहां से अगर उन हमास रहनुमाओं का पीछा करता करता वहां तक वो आ गया, फिर जाहिर है कि वो उसमें ईरान भी इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ईरान बहरहाल सर पे बैठा हुआ है और करीबी तरीन मुल्क है। और ये भी हो सकता है कि हमास के लोग जो है वो ईरान की तरफ मुंह कर जाए, तो इसलिए ईरान को वो कैप्चर करना जो है वो इसराइल के लिए उतना ही जरूरी है जितना उसने गजा वगैरह के अंदर किया हुआ है, सूरत की हुई है। हाँ साहब, जर्मनी में जो पब्लिक है वो अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ पा रही कि डबल माइंडेड है कि जंग होगी या नहीं होगी, या अभी वो ये सोच रख रहे हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है। देखें, जंग अवाम, यूरोप के अवाम जंग नहीं चाहती। उन्हें जो पहली 2 जंगें देखी हैं उसके जो नताइज हैं, वो नस्ल अभी जिंदा है और वो अभी भी जंग नहीं चाहती। लेकिन मैं हैरान हूं कि जब ये रूस ने मिसाइल से हमला किया और इन्होंने जो सुपरसोनिक मिसाइल इजाजत दी यूक्रेन को, उसके बाद अभी तक वो इतना बड़ा मुजाहरा देखने में नहीं आया। आम तौर पे लोग फौरी तौर पे इस अपना रद्देमल दे देते हैं, यूरोपियन यूनियन के लोग, खुसूसन जर्मनी के अंदर और फ्रांस के अंदर भी लोग सड़कों पर निकल आते हैं और अपने हुकूमत के फैसले को सपोर्ट नहीं करते, तो वो जंग नहीं चाहते। लेकिन मैं तवक्को कर रहा था कि हफ्ते वाले दिन जर्मनी में काफी मुजाहरे वगैरह होंगे इस मामले में, लेकिन कोई ऐसा बड़ा मुजाहरा देखने में नहीं आया। लेकिन बज़ाहिर अभी तक तो यही है, जो डिस्कशन देखते हैं, सुनते हैं और जो पढ़ रहे हैं, कि भाई अवाम तो बाहर जंग नहीं चाहते। हाँ साहब, यूरोप में पुरसुकून जिंदगी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर फ़लस्तीन जैसे हालात हो गए, खाने पीने के मसाइल हो गए, तो इतनी सुकून की जिंदगी छोड़ के ये जंग की तरफ क्यों जाया जा रहा है बार बार? लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल आवाम की तरफ से उठ रहा है कि हमें इस जंग में क्या मिलेगा, कि हमें इसकी क्या जरूरत है कि एक पराई जंग के अंदर अमेरिका का साथ दे के तो हम अपने मुल्क को पीछे ले जाएं, या अपने मुल्क के अंदर एक कैद की सूरत हाल पैदा कर दें, या लोगों को मारा मारी कैफियत हो जाए कि खाने पीने को कुछ ना मिले। तो इन हालात की हमें क्या जरूरत है कि हम उस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो। तो इसीलिए अभी तक जो है वो पब्लिक जो है वो हुकूमतों का इन फैसलों का साथ नहीं दे रही। अच्छा, पाकिस्तानी जो हमारे जर्मनी में रहते हैं उनमें आप ज़ाहिर है बैठते उठते हैं, वो क्या कहते हैं, उनके क्या ख्यालात इस बारे में? बड़ी तादाद में जर्मनी में पाकिस्तानी भी मौजूद है। देखिए, उनकी ज्यादा तवज्जो जो है वो अपने हालात की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात में भी कोई ऐसी बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे, बल्कि दिन दिन खराब हो रहे हैं। लेकिन जिनके साथ हम बैठते हैं या उठते हैं वो उधर का ही जिक्र करते हैं, पाकिस्तान का बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी तरफ उनकी तवज्जो को ऐसा वो नहीं है। वैसे हम कितने अच्छे लोग हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ की फिक्र नहीं होती, जो छोड़ के हमें उसकी फिक्र है। इसलिए कि वहाँ के हालात, बाकी अपना मुल्क सबका वही है और उधर की इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी जबान में उनको साथ साथ मिल रही है सोशल मीडिया वगैरह पर। और यहाँ के हालात देखने के लिए फिर यहाँ के टेलीविजन देखने पड़ते हैं, यहाँ के अखबार तो कोई शायद ही पढ़ता हो सवाए इसके कि भाई संजीदा अखबार के, तो फिर उनको इतनी दबाव नहीं करते, वो अपने हालात की तरफ ज्यादा परेशान रहते हैं। वहाँ जो 2 दिन से आग की होली खेली जा रही है और गांव का गांव जला दिया गया है इमरजेंसी के अंदर पारा चिनार के पास, उसकी तरफ लोगों की तवज्जो ज्यादा है। हाँ साहब, लोगों की तवज्जो ज्यादा है, हुकूमत की क्यों नहीं तवज्जो उधर जा रही? हुकूमत को नजर नहीं आ रहा? हुकूमत को नजर आ रहा है, लेकिन आप दोनों तरफ से अगर बात सुने तो शिया कम्युनिटी वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर इतला दी गई थी वो गलत थी, और वो गलत जिसने भी इतला दी वो कहते हैं उसको पकड़ो, चाहे वो शिया है उसको सजा दी जाए। लेकिन ये कि उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने पूरा का पूरा गांव, शिया गांव जला दिया। वो ये कहते हैं कि हमें ऐसे रास्ते में फंसे हुए हैं कि अगर हमने पेशावर जाना हो तभी रास्ते के सारे गांव सुन्नियों के हैं, अगर हमने दूसरी साइड पे जाना हो तब भी हमें सारे रास्ते जो हैं वो सुन्निया गांव के हैं, बीच में फंसे हुए हैं। और हमें 2 हफ्ते हो गए कि भाई कोई पानी, दवाई, किसी हद का मतलब राब्ता जो है उससे टूटा हुआ है।
तो अब ये तो राब्ते बहाल करना या उन तक अप्रोच उनको मदद करना, ये तो रियासत का काम है। एक तरफ जो हमला करने वाले हैं उनको भी रोकना रियासत का काम है, और जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद करना भी रियासत का काम है। लेकिन रियासत क्योंकि सूबाई मामला है ये, और सूबे में सारे के सारे मुजरिम तहरीक इंसाफ की तरफ तवज्जो ज्यादा है, जो आज वहाँ मुजाहरा हो रहा है इस्लामाबाद जाने के लिए, इसलिए वहां पर अभी तक वो कामयाबी नहीं हुई। और याद जो टेलीविजन पे जिन लोगों ने अपीलें की हैं, उन्होंने बताया कि दोनों तरफ से मुसलसल अभी तक एक दूसरे को मार धाड़ हो रही है, लाशें जलाई जा रही हैं। सिर्फ ये है कि जो आर्मी वहां पहुंची है वो औरतों को महफूज जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो गई है, लेकिन अमन अमान कायम करने में अभी वो भी कामयाब नहीं है। तो ये बहरहाल रियासत की जिम्मेदारी है कि इस वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि शिया की मदद करनी है, सुन्नी की मदद करनी है, एक पाकिस्तानी की मदद करनी है। एक इंसानियत के नाते जो है उनको वहां पर अमन कायम करना चाहिए। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई इकदाम नहीं उठाए गए जिनको आप कह सके कि ये तसल्ली बख्श इकदाम है। बहुत शुक्रिया खान साहब। जब आपकी मीडिया लोगों को गलत गाइड करेगी, सही खबरें नहीं देती, अपनी मीडिया पे इत्मीनान उठ जाता है, अपनी पुलिस पे इत्मीनान उठ गया, अपनी फ़ौज से इत्मीनान उठ गया, अपने इदारों से इत्मीनान उठ गया, फिर लोग सोशल मीडिया पे भरोसा करते हैं। हमारे कारनामे तो आपको पता ही है कि झूठ 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 झूठ। ये सुबह से शाम तक आपको जितने वज़रा आते हैं उनकी तरफ से भी मिलता है, जितने लोग भी वहाँ पे सहाफ़ी हैं वो भी झूठ के पलंदे। कोई मुझे कई दफ़ा हंसी आती है, कई तो आके बड़ी भड़क लगाएंगे, आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। मैं कहता यार खुदा दे बंदे, रोज़ाना बड़ी खबर, कोई इमरान खान को आज़ाद कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 2 साल पहले जो 9 प्लस टीवी इंटरनेशनल ने आपको कहा था कि अब इतना आसान नहीं इमरान खान के लिए होगा, घर में भी दुश्मन बाहर भी दुश्मन। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इंग्लैंड आने का ख्वाब पाकिस्तान के मेरा ख्याल अक्सर लोगों का है। हमने इस मुल्क से आज़ादी ली और इसी मुल्क में हम पढ़ने भी आते हैं, हम लाखों रुपए दे के यहाँ पे आके ज़िंदगी गुजारना भी चाहते हैं, सियासी बना के भी केस होते हैं, काम के लिए भी आते हैं, फ्रॉड के लिए भी यहाँ पे आपको मौके मिलते रहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ख़बरें हमारे पास आती हैं वो कभी कभी हम बयान भी करते रहते हैं। जो हमारे चोर हुक्मरान हैं उनको भी यहाँ पे आके तो अपने प्रोग्राम जो है उनको तरतीब देना होता है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, लंदन प्रोग्राम हो, लेकिन इससे आज के प्रोग्राम का तल्लक नहीं। ये लड़की जिसकी तस्वीर आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इसका तल्लक है। इस लड़की को इंग्लैंड के एयरपोर्ट पे रोका गया। अब इसकी थोड़ी सी कहानी आपको पता होनी चाहिए। मकसद ये होता है इन प्रोग्रामों का कि बहुत से लोग समझते हैं कि हमारे पास इंग्लैंड का वीज़ा है, हम यहाँ पे पढ़ने आए हुए हैं, और जब वो पाकिस्तान कहीं जाते हैं हॉलीडे पे या अपने मिलने वालों के लिए, तो वापसी पे उनके ऊपर सवालात किए जाते हैं। 2007 में इस लड़की को और इसके वालिदैन को इंग्लैंड से वापस भिजवा दिया गया था। इनके जो सियासी पनाह के केस वगैरह थे वो ख़त्म हो गए थे, ये जो भी स्टे था वो ख़त्म हो गया। इन्होंने जनाब इनको भेज दिया इनके मुल्क। ऐ वतन प्यारे वतन, वो जिसके लिए हम नगमे गाते हैं। उस वतन में पहुंचने के बाद ये जनाब वहाँ ज़िंदगी गुजारती रही, और ये बता दूं आपको 4 साल तक यहाँ पे इस लड़की ने इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई भी की, और फिर पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी थी वहाँ भी तालीम हासिल की। अब जनाब इसको दोबारा वीज़ा मिल गया इंग्लैंड का, इंग्लैंड का वीज़ा मिल गया। होता ये है कि जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें वो पूछते हैं कि आप किस वजह से किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं, सैर के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, खज्जल ख़राब होने के लिए जा रहे हैं, मेरा तो सियासी बना के लिए, या किस मकसद के लिए आप जा रहे हैं। और फिर वहाँ पे बाकायदा तौर पर हमारा ये होता है कि हमारे जो एजेंट होते हैं, हम क्योंकि बड़े चालाक लोग हैं ना, शार तो हम हैं, तो वो चालाकी होशियारी जो होती है उसमें ये कहते हैं कि ये आप लिखो,
तो इसकी वजह से आपको वीज़ा मिलेगा। किसी ने गलत बैंक स्टेटमेंट दी होती है, किसी ने गलत प्रॉपर्टी शो की होती है, क्योंकि 2 नंबर काम हम 10 नंबर तरीके के साथ करते हैं, तो फिर वीज़ा मिल जाता है। फिर वीज़ा जब मिल जाता है, फिर एजेंट अपने पैसे ले लेता है कि आपको मैंने वीज़ा लगवा दिया और अब आप समझें कि इंग्लैंड पहुँच गई या अमेरिका पहुँच गई या किसी भी मुल्क का वीज़ा मिल गया। होता ये है कि जब आप लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या कोई भी हैं, फिर इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो आपसे 1-2 सवालात करता है और उन्हीं 1-2 सवालात में आप उसे मुतमिन नहीं कर पाते तो नया स्यापा पड़ जाता है। तो स्यापा ये पड़ जाता है कि फिर उसको कहते हैं कि वहाँ पे बैठ जाओ, अभी एक और ऑफिसर आएगा, थोड़ा सीनियर होता है या जो भी है, वो आके थोड़ी-सी आपकी और भी कुछ ना कुछ जो आपने वहाँ पे बोला हुआ है, उसके मतलब सवालात करेगा। फिर दूसरा ऑफिसर आया इसके लिए, लड़की के लिए, उसने इसको सवालात किए कुछ। इससे पूछा कि मैम किधर आई हो? आपको तो यहाँ से भेजा था, जिस मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियाँ आपने दी, तो यहाँ पे दोबारा तशरीफ़ ले आई, क्या हुआ? इसने कहा जी कि मैं यहाँ पे क्योंकि 4 साल पढ़ी हूँ यहाँ पे इंग्लैंड में और मुझे यहाँ कुछ पेपर हैं वो इकट्ठे करने हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ भी ये पढ़ी हुई, और वो लेने के लिए मैं आई। उसने कहा जी ये तो आप ईमेल उस यूनिवर्सिटी को करती या जहाँ भी थी वो ऑनलाइन राब्ता करती तो वो आपको मिल जाने थे, इसके अलावा क्या मकसद? ये उसे मुतमिन नहीं कर सकी ऑफिसर को। ऑफिसर ने हमारा और भी सवालात इससे किए और फिर इसे ये बताया गया कि ये बताया गया कि वो ऑफिसर इसकी प्रोटोकॉल लेता है, कोई भी वहाँ पे लोग जो भी रोके जाते हैं, फिर वो अपने जो उसका सीनियर ऑफिसर होता है, वहाँ का चीफ होता है इमिग्रेशन का, उसके पास जाते हैं, लिखते जाते हैं, हर चीज़ तहरीर हो रही होती है और वो फिर जाके बताता है कि मैं इससे मुतमिन नहीं। फिर उसकी इजाज़त के बाद ये जो लोग इस तरह रोक लिए जाते हैं उनको फिर वापस भेज दिया जाता है। इस लड़की को भी उन्होंने कहा कि अब आपको हम यहाँ की एंट्री नहीं देंगे और आपको अपने प्यारे वतन वापस जाना पड़ेगा और वहाँ से आप ईमेल वगैरह करके अपने जो भी मामलात हैं वो हल कर सकती हैं। ये मैंने इसलिए आपको बात बताई है। फिर इस लड़की को वापस भेज दिया गया कि जो लोग भी वहाँ से वीज़े वगैरह लेके आते हैं, आए दिन ये केस सामने आते हैं, इंडिया के भी होते हैं और पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया की कई ममालिक के होते हैं कि उनको जब सवाल जवाब करते हैं तो वो मुतमिन नहीं करते, तो वो फिर कहते हैं कि आपको हम यहाँ पे नहीं एंट्री दें। जो रिटर्न टिकट होती है उसमें एयरलाइन वालों के साथ या एयरलाइन वालों का इमिग्रेशन के साथ कोई ना कोई ताबन होता होगा और उसी टिकट पे आपको वापस भेजा जाता है। सिंगल टिकट लेके अगर आप आएंगे तो वहाँ से आपको नहीं आने देते कि आप तो जा रहे हैं सैर व तफरीह के लिए, तो सिंगल टिकट किस चक्कर में। तो जनाब ये लड़की गई वापस, पैसे गए, इसने जो प्रोग्राम बनाया हुआ था वो भी बढ़ गया, टिकट भी गई और फिर ले आई फिर कहाँ पे, किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। तो जनाब जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन करें किसी भी मुल्क की, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो चीज़ें आपने वहाँ पे फॉर्म में लिखी हुई हैं वही चीज़ें फिर एयरपोर्ट पे आपके पास मजबूत होनी चाहिए कि आप किधर आए हो। मैं एक दिन देख रहा था, एक स्टूडेंट था या पढ़ने आया हुआ, उसको उसने कहा कि किस बस पे आते हैं, उसको बस का नंबर ही याद नहीं था, घर से कैसे आता है वो कॉलेज तक। छोटे छोटे सवालात करते, अगर आप कहीं पर कहते हैं जी हम काम कर रहे हैं तो वो कहते हैं अच्छा 2 नंबर काम का, वो काम वाले को फ़ोन करेंगे, वो कहेगा ये तो काम ही छोड़ गया हुआ बड़ी देर का, उसी को कहते ठक 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 ठक। बड़ा जदीद सिस्टम है आजकल, आपको पता है। और फिर कई लोग कहते हैं हम फलां कॉलेज में जा रहे हैं, कितने दिन जा रहे हैं, इतने दिन। अच्छा जी, वो फ़ोन करेंगे, वो कॉलेज वाला कहेगा ये तो आया ही नहीं अभी तक, मैं तो इसकी शक्ल ही नहीं देखी। या वे किसी यूनिवर्सिटी में
तो जनाब जो ज़हन हमारा होता है उससे कहीं ज़्यादा दिमाग इन लोगों का चल रहा होता है। इनको पता है गरीब लोग, गुर्बत अफलास के मारे लोग ये जो है वहाँ से आते हैं, इनके हालात ऐसे होते हैं, अपने मुल्क में रह के ज़ाहिर है वहाँ पे जो हालात है गुर्बत अफलास के साथ साथ जहालत भी अरूज पर है। लोग चाहते हैं कि अच्छी ज़िंदगी गुजारें। हमने पाकिस्तान तो आज़ादी इसलिए हासिल की थी कि अच्छी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा फँसे हम वहाँ। अंग्रेज़ों ने तो हमें आज़ाद कर दिया था, मगर अब जहाँ पे काम पड़ गया है, मेरा ख़्याल है इतनी जल्दी जान छूटने वाली नहीं, क्योंकि होता ये है कि जब घर के बेती आप पे कब्ज़ा कर लेते हैं ना, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाहर के लोगों को तो आप किसी तरह मुतमिन कर लेते हैं, जैसे ये आके यहाँ पे एयरपोर्ट पे हमारे कई मुतमिन कर लेते हैं इमिग्रेशन को, कई नहीं कर पाते। इसलिए आज़ादी के बाद भी सब पाकिस्तानी जेल में बैठे हुए हैं, लाशें हैं ना उनकी, ये कोई लाशों की बेहुरमती हो रही है, ज़िंदा हैं वो लाशें बनी हुई हैं। किसी को कोई समझ नहीं आ रहा कि हम जा किधर रहे हैं। तो हमारी खबरें तो यहाँ गर्म होती हैं रोज़ाना, हम आगे ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान की इज़्ज़त में फ़र्क पड़ेगा, ये नहीं पता बेड़ा गर्क हुआ है, इनको सब पहले ही पता होता है। इनकी भी एम्बेसी वहाँ पे, इनके लोग भी वहाँ पे, वो देखते हैं जब तो ज़ाहिर है अखबारात ये भी लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी न्यूज़ चल रही होती है, उर्दू में भी चल रही होती है। कई अंग्रेज़ उर्दू भी जानते हैं। मैं एक दफ़ा यहाँ पे कारपेट की शॉप पे गया, तो हम बहस कर रहे थे, ये ले ले, वो ले ले। वो अंग्रेज़ पास से बोल रहा उर्दू में, कहता आप ये मेरे ख़्याल में आपको ऑफ़र में मिल रहा है, ये ले ले। हम उसका चेहरा देख नहीं रहे थे कि यार ये तो उर्दू भी जानता है। तो हमारे ज़हन में ये है कि इन लोगों को कोई पता नहीं। हम जिस तरह पाकिस्तान में स्विच लगाना जानते हैं, इनको भी स्विच लगाएँगे। जिस तरह ये लड़की ने कोशिश की होगी, वो सोचे इसको, इनको तो नहीं लगा, उल्टा उसको लग गया। तो जनाब जब भी ट्रैवल करें मुकम्मल बंदोबस्त होना चाहिए। हमारे प्रोग्रामों का मतलब होता है कि यार अजय भी बच, नुकसानात से आपकी बचत हो सकती है अगर आप सुनते हैं, अगर नहीं सुनते तो सानों की चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।